हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट अकाउंट्स पाठशाला। स्मार्ट अकाउंट पाठशाला में आपका स्वागत है। हम लोग मतलब हमारे पास में 6 अकाउंटेंट है, चार्टर अकाउंटेंट है, उनकी टीम है और हम लोग इस प्रैक्टिस में लगे रहते हैं कि आपको कितना सिंपल वे में आपको अकाउंट्स को आपको समझा सकें और आपको एक एक्सीलेंट बना सकें। हम क्लास के अंदर, हम इस लेक्चर के अंदर बहुत सारे आपको प्रैक्टिस कराएंगे, आपको ट्रिक्स बताएंगे और कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। आपने 10th क्लास तक क्या किया क्या नहीं किया, उससे इस चैप्टर का कुछ लेना देना नहीं है। खाली आपको 1 2 3 4 5 6 जो काउंटिंग है वो आनी चाहिए और थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, ये इनफ है। लेकिन अब से जो भी आप करने वाले हैं उसके लिए आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। और मैं आपसे खाली इतनी उम्मीद करता हूँ कि 20 to 30 मिनट्स आप लेक्चर का रिवीजन कर लेंगे, उसको रिकॉल कर लेंगे और इतना इनफ है। आपको 85 प्लस 90 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता, खाली इतना भी कर लेते हैं। कोई मैटर नहीं करता है कि आप एवरेज स्टूडेंट है या बहुत होशियार है या बिल्कुल होशियार नहीं है, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबके अंदर टैलेंट होता है। आपको बस 20 to 30 मिनट मुझे देना चाहिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको 85 से ज़्यादा ही स्कोर करेंगे, 100%। तो शुरू करते हैं। मैंने जो यहाँ पे बुक रेफ़र करी है वो टी.एस. गरवाल है और मैं आपको भी यही चाहूँगा कि आप टी.एस. गरवाल को यूज़ करें। मैं यहाँ कमेंट के अंदर टी.एस. गरवाल का लिंक और कुछ मेरे शॉर्ट नोट्स है वो भी मैं डाल दूँगा। तो बिना किसी देरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स से। अकाउंट्स होता क्या है, कैसे ये प्रोसेस होता है, ये सब कुछ हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे। जो टर्म्स क्या क्या यूज़ करनी चाहिए हमें, क्या क्या यूज़ हमें आगे काम आने वाला है। ओवरऑल कुछ कुल मिला के कह सकते हैं कि अकाउंट्स की ABCD कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है, सब कुछ इसको जानेंगे। ये हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है ये थ्योरी का रहेगा। इसमें हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन एक बार अगर लय बैठ जाएगी तो आप कूल हो जाओगे, फिर तो उसके बाद में आपको मज़ा ही आ जाएगा। मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप मुझसे जितने हो सके उतने डाउट्स पूछें। आप जितने ज़्यादा डाउट्स पूछेंगे उतना ज़्यादा आपकी अकाउंट स्ट्रांग होगी और उतना ही मज़ा मेरे को भी आएगा। ये डाउट्स कभी भी ख़त्म नहीं होने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस है। भाई अकाउंटिंग प्रोसेस होता क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है, इस बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा कोई भी बिज़नेस होता है। अभी जब मैं बोलूँगा तो इसका मतलब है कि ये बिज़नेस है। क्या है ये? बिजनेस है, ठीक है। इस बिज़नेस में हमको अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रांजैक्शन होना चाहिए। ट्रांजैक्शन भी किस में होना चाहिए? मनी फॉर्म में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? मनी फॉर्म में। अब ट्रांजैक्शन क्या होता है? सबसे पहले आते हैं अपन कि ये ट्रांजैक्शन होता क्या है। जब भी कोई भी 2 प्लेयर, ये आपको एक खिलाड़ी है, ये आपका दूसरा खिलाड़ी है, जब भी इन दोनों के बीच में कुछ भी लेना देना होता है, सपोज़ इस A बंदे ने B को 100 रुपीज़ दिए। कितने दिए? 100 रुपीज़ दिए। तो ये क्या हो गया? ट्रांजैक्शन हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि A ने B को एक थप्पड़ मार दी, ये भी ट्रांजैक्शन है, लेकिन ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। इसका हमारे अकाउंटिंग से कोई भी लेना देना नहीं है। क्या होता है ट्रांजैक्शन? 2 के बीच में कुछ भी लेना देना होता है फाइनेंशियल तौर पे, मतलब पैसों के अंदर, उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। ये ट्रांजैक्शन भी मनी फॉर्म में होना कंपलसरी है। मनी फॉर्म में मतलब इसके अंदर पैसों के रिलेटेड बात होनी चाहिए, समझ लो। सपोज A ने B को, है ना, मैं आपको और थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। सपोज A ने B को, है ना, 1000 पीसेस ऑफ पेन का ऑर्डर दिया है। अब ये, है ना, मनी फॉर्म में तो हो जाएगा, लेकिन क्या है, ट्रांजैक्शन हुआ, इन दोनों के बीच में कुछ भी आया गया है? कुछ भी आया गया नहीं है, कुछ भी आया गया नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ठीक, इन दोनों के बीच में पैसों का लेन देन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर A ने B को 1000 रुपीज़ दिए और B ने A को 1000 रुपीज़ के पेन दिए, तो ये क्या हो गया? ट्रांजैक्शन भी हो गया, मनी फॉर्म भी हो गया। तो हम इस ट्रांजैक्शन को इस बुक में, हमारे बुक में एंटर करेंगे। अब उसको एंटर कैसे करेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। सपोज अपने को ट्रांजैक्शन पता चल गया
ठीक है ना। उस ट्रांजेक्शन को हम हमारी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे, उसकी हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे। ये रिकॉर्डिंग किस में होगी, ये रिकॉर्डिंग होगी जर्नल में और सब्सिडरी बुक में। सब्सिडरी बुक, इस जनरल और सब्सिडरी बुक्स को हम लोग बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आप बेफिक्र रहिए इस चीज़ के लिए। जनरल कोई भी ट्रांजेक्शन होता है जनरल के अंदर हमको उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। आप इतना ध्यान रखिए, इसको हमको लोग जनरल के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। आप चिंता मत करें मैं राइटिंग के लिए, हाँ मैं आपको एक शॉर्ट नोट दे दूँगा, उसमें सब कुछ कवर है, आप देखेंगे वो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, उसको किस में रिकॉर्ड करेंगे, जनरल और सब्सिडी बुक में। जब एक बार जनरल और सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड हो गया, हमने क्या किया, जनरल और सब्सिडी बुक में डिफरेंट अकाउंट की हमने एक एंट्री पास कर दी अंदर। अब उन डिफरेंट अकाउंट की जो एंट्री होगी ना, उसको हम लोग क्लासीफाई करेंगे, क्लासीफाइंग करेंगे। अब ये क्लासीफाइंग कैसे होगा कि क्या है कि हमने अलग अलग अकाउंट बना के जनरल के अंदर एंट्री तो कर दी है। अब उसको क्या है कि ना, एक बुक के अंदर, एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं। तो उन सब को हमको क्लासीफाई करके पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर सेट करना पड़ता है। और वो सेट कैसे होता है, लेजर पोस्टिंग के अंदर। किसके अंदर होता है, लेजर पोस्टिंग के अंदर। अब समझे, लेजर पोस्टिंग भी हम बहुत डिटेल में सीखेंगे, मज़ा आ जाएगा, उसको भी सीखेंगे, बहुत ही अच्छा है, ये भी डिटेल में सीखेंगे अपन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लासीफाई हो गया। अभी अपन ने क्या किया, यहाँ पे जो भी अपन ने जनरल के अंदर ट्रांजेक्शन मारे ना, और उसके बाद में क्लासीफाई करें लेज़र के अंदर, तो ये सब बिखर गया है हमारे अकाउंट से। जितने भी अकाउंट्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी बिखर गई। तो अब उसको क्या करते हैं, थोड़ा इजी वे में करने के लिए हमको उसको समराइज़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समराइजिंग करनी पड़ेगी उसको। समराइज़ करना पड़ेगा। समराइज़ किस में होगा, वो होगा ट्रायल बैलेंस में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और तीसरा होगा बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर अब आपको ट्रायल बैलेंस क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। जो भी अकाउंट लेज़र के अंदर अपन ने, जो भी लेज़र के अंदर अपन ने अकाउंट्स के अंदर पोस्टिंग करी है, उस पोस्टिंग का समराइज करके हम उसको ट्रायल बैलेंस में लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में लेने के बाद में उसका हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस, उसका लॉस प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो निकालते हैं। ठीक है, उसको हम निकालेंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। फिर उसके बाद में उसके बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट क्या होता है, एक आपके बिजनेस की पोजीशन होती है कि हाँ आप कहाँ पे खड़े हो। जैसे आपका एग्जाम देते हो तो आपको मार्क्स आते हैं ना कि भाई हमको 100 में से 90 मार्क्स आए, 100 में से 100 मार्क्स आए, तो आपको पता चलता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। 90 आए तो 100 क्यों नहीं आए, 80 आए तो 90 क्यों नहीं आए, ये अपना क्वेश्चन रहता है ना। ये सारे तो अकाउंट्स में भी होता है कि आप कहाँ पे खड़े हो, ये हमको बैलेंस शीट बताता है। एक बार ये समराइज हो गया तो उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके ऊपर एनालाइज करते हैं। क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद में एनालाइज करना पड़ता है कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कहाँ लॉस हुआ, जो अपन कर रहे हैं ना वो चीज़ एनालाइज करने के बाद में हमारा जो भी यूज़र होगा, जो भी प्रोप्राइटर होगा, जो भी यूज़र होगा, उससे कम्युनिकेट करेंगे। आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी। मैं आपको स्टार्ट से वापस बताता हूँ। हमारे पास में सबसे पहले एक ट्रांजेक्शन होना चाहिए। ट्रांजेक्शन भी किस फॉर्म में होना चाहिए, मनी फॉर्म में होना चाहिए। और ट्रांजेक्शन क्या होता है, दो जनों के बीच में कुछ भी लेना देना होता है, उसको हम ट्रांजेक्शन कहते हैं। और वो मनी फॉर्म में होता है तो ही हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, बाकी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये दोनों कंडीशन को हमको सेटिस्फाई होनी चाहिए अकाउंटिंग के लिए। उसके लिए ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। किस में रिकॉर्ड करेंगे, जनरल और सब्सिडी बुक में। किस में रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, जनरल और सब्सिडरी बुक में। एक बार रिकॉर्डिंग हो गई तो उसको क्लासीफाई कर लेंगे हम लोग लेज़र के अंदर। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो कि जनरल क्या होता है, सब्सिडी क्या होता है, लेज़र क्या होता है, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग फॉर, हम इसको डिटेल में, भरपूर डिटेल में करेंगे। हमारी 2-2, 3-3 घंटे की 10 क्लासेस भी हो जाएगी तो भी कुछ परवाह नहीं है। हम लोग डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे, सब कुछ सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो उसकी चिंता मत। अभी के लिए आप खाली इतना ध्यान रखिए कि इसको रिकॉर्ड करेंगे हम जनरल के अंदर, क्लासीफाई करेंगे हम लेज़र के अंदर, और समराइज इसको करेंगे हम ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग P&L लॉस, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में, एंड बैलेंस शीट उसकी बनाएंगे जिससे हमको इसकी पोजीशन पता चल जाएगी। पोजीशन पता चलने के बाद हम उसको एनालाइज करेंगे कि हम लोग कहाँ पे कितना डीप में है। पता चल गया तो यूज़र के साथ में कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है ना। अब राइटिंग की चिंता मत करो, मैं उसको और आपको
अच्छे से आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये हमारे शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट नोट्स पे आ जाते हैं। पेन का कलर ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, क्या होता है, ये आपके बुक के अंदर है, ये टी.एस. गरवाल के अंदर है ना। अब टी.एस. गरवाल में क्या लिखा है कि सबसे पहले हमारे पास में ट्रांजेक्शन होना चाहिए, वो भी इन टर्म्स ऑफ मनी के अंदर होना चाहिए। उसको हम रिकॉर्ड करेंगे जनरल और सब्सिडी बुक के अंदर। फिर उसको हम क्लासीफाई करेंगे। किस में क्लासीफाई करेंगे? लेजर के अंदर पोस्टिंग करके। अब जो बिखेरा किया लेजर पोस्टिंग के अंदर उन सबको समराइज कर देंगे ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के अंदर। फिर उसको हम लोग एनालाइज और इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट करने एनालाइज होने के बाद में उसको यूज़र के साथ में कम्युनिकेट करेंगे, भाई आप तेरे साथ में ये चीज़ें हो गई है। अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए, सर जी आपने सीधा अकाउंटिंग का प्रोसेस बता दिया, डेफिनेशन नहीं बताई। वो इसलिए नहीं बताई क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर ही अकाउंट्स की डेफिनेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये प्रोसेस अगर आपको समझ में आ गया है, अगर नहीं आया है तो आप प्लीज़ कमेंट करें। मैं आपसे चाहता हूँ आप कमेंट करो। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो स्मार्ट अकाउंट्स पाठशाला को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। वहाँ पे आप मेरे को पर्सनल मैसेज करिए, मैं आपको जवाब दूंगा और 100% जवाब दूंगा। हो अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा तो हुआ तो मैं आपका नंबर मेरे को ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपको कॉल भी करूँगा। कॉल करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा मैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अकाउंट्स की डेफिनेशन के ऊपर। अकाउंट्स की डेफिनेशन क्या होती है ये हम लोग इसलिए बाद में बताएं क्योंकि अकाउंटिंग प्रोसेस से आपको उसकी डेफिनेशन बहुत ईजी हो जाएगी। अब व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज एन, क्या होता है? अकाउंटिंग एक आर्ट होती है। क्या होता है? आर्ट होती है। किस चीज़ की आर्ट है? अकाउंट किस चीज़ की आर्ट होती है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग in a significant manner। इन सिग्निफिकेंट मैनर क्या हो गया? प्रॉपरली उसको बनाना पड़ेगा, एक प्रॉपर फॉर्मेट हमको यूज़ करना पड़ेगा ताकि कोई भी थर्ड पर्सन आके अगर उस चीज़ को देखेगा ना तो उसको देखते ही तुरंत समझ जाएगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्रॉपरली उसको फॉर्मेट के अंदर बनाना पड़ेगा। ठीक है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी हो जाएगा। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी के अंदर, मनी फॉर्म में, जो अपने आपको बात बोली मनी फॉर्म में होना चाहिए तो मनी फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है ना। अब किस चीज़ को हमको रिकॉर्ड करना है? किस चीज़ को हमको रिकॉर्ड करना है? जो ट्रांजेक्शन मनी फॉर्म में उसको रिकॉर्ड करना है। और ट्रांजेक्शन भी क्या, एटलीस्ट उसका पार्ट होना मनी फॉर्म में होना चाहिए तो ही रिकॉर्ड करेंगे, है ना। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। पेपर डेफिनेशन भी है मेरे पास में। अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, अब किसको रिकॉर्ड करेंगे? ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इन द पार्ट ऑफ एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट ऑफ देयरफॉर। समझ में आया आपको? बहुत इजी हो गया ना इस चीज़ से। भैया ट्रांजेक्शन और इवेंट, कोई भी इवेंट या कोई भी ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस में होता है उसके अंदर फाइनेंशियल कैरेक्टर होना ज़रूरी है। ठीक है, तभी हम उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे, उसका जो रिजल्ट है उसको एनालाइज कर पाएंगे और उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे। आई होप ये डेफिनेशन आपको बहुत इजी लगी होगी क्योंकि आपको अकाउंटिंग प्रोसेस समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप वापस बताइए, मैं वापस बताऊंगा। मैं आपको वापस शुरुआत से बता देता हूँ अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। हमारे पास में एक ट्रांजेक्शन होना चाहिए, उस ट्रांजेक्शन वो भी किस में होना चाहिए? मनी फॉर्म में होना चाहिए। उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। किस में रिकॉर्ड करेंगे? हम जनरल एंड सब्सिडी बुक के अंदर करेंगे। फिर उसको क्लासीफाई करेंगे, किसके अंदर? लेजर पोस्टिंग के अंदर उसको अलग अलग करके क्लासीफाई करेंगे। जब उसको आपने बिखेरा कर दिया, अब उसको हमको समराइज करना पड़ेगा। तो समराइज किस में करेंगे? ट्रायल बैलेंस के अंदर करेंगे, ट्रेडिंग एंड P&L लॉस अकाउंट के अंदर करेंगे और बैलेंस शीट के अंदर करेंगे। एक बार बैलेंस शीट बन गई तो हमको हमारी कंपनी की पोजीशन पता चल जाएगी कि हम कहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, उसको हमको एनालाइज करना पड़ेगा और इंटरप्रेट करना पड़ेगा। जब हमको पता चल गया कि मैंने कहाँ पे गलतियाँ करी तो हम अपने जो भी प्रोपराइटर है उसके साथ में कम्युनिकेट करके उसको करेंगे। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। प्रॉपरली उसका फॉर्मेट होता है ताकि कोई भी उसको समझ ले, और इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी के उसके टर्म्स में होना चाहिए। ठीक है, अब उसके आ जाते हैं कौन से ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे? ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर एटलीस्ट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। इसको बोल नहीं किया मैंने, बोल करना पड़ेगा। वो फाइनेंशियल कैरेक्टर उसके अंदर होना चाहिए, मतलब फाइनेंशियली होना चाहिए, थोड़ा बहुत भी होना चाहिए। भाई 100 रुपये अगर तुमने तुम्हारे दोस्त को उधार दिया ना तो फाइनेंशियल चीज़ होगी ना, तभी हम उसका जो भी रिजल्ट है उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे। आई होप
इसको आप समझ गए होंगे। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊँ मैं आपको, तो यही इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ट्रांजिशन कौन से होते हैं, मनी फॉर्म में होते हैं, किससे रिकॉर्ड होते हैं, क्लासीफाई करना, उसको समराइज़ करना, और यही उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग के भी, अरे अकाउंटिंग के भी बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। अकाउंटिंग के भी है ना बहुत सारे पार्ट होते हैं जो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे पार्ट होते हैं। क्या क्या पार्ट होता है? एक तो होता है फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है। दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैं इसको सिंपल तरीके से अगर आपको बताऊं, सपोज़ ये एक फैक्ट्री है। कौन सी फैक्ट्री है? पेंसिल बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है ना। इस और ये उसका वेयर हाउस है, ठीक है ना। गोदाम बोलते हैं तो गोडाउन, वेयर हाउस इसका, ठीक है ना। इस पेंसिल बनाने की फैक्ट्री से गोदाम के अंदर जो भी माल यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है ना, इसका जो भी एक्सपेंसेस होता है, जो भी इसका है ना कॉस्टिंग आती है, वो सारा किसके अंदर जाता है? कॉस्ट अकाउंट्स में। तो उसका काम कॉस्ट अकाउंटिंग करता है। वेयर हाउस से यानी कि इसके अंदर अपने पास में फिनिश्ड गुड्स है, मतलब लास्ट में जो अपना पेंसिल बन के रेडी हो गई ना, वो चीज़ है ये। इसके बाद की जो भी अकाउंटिंग होती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, जो हम लोग करने वाले हैं। बाकी सब है वो आगे हैं, थोड़ा 12th के बाद आप इन सबको सीखोगे, मैनेजमेंट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट। अब इसके बाद में इस चीज़ को लेने के बाद में जो एनालाइज करते हैं ना, जो भी इस चीज़ को एनालाइज करता है, वो जो पार्ट होता है वो मैनेजमेंट का पार्ट होता है, ठीक है। मैनेजमेंट इस सब चीज़ का सपोर्ट करता है, कहाँ पे हम लोग को चेंज करना, कहाँ नहीं करना चाहिए, वो सब हमारा पार्ट एनालाइज का होता है, ठीक है। ये सब भी आपके जो चैप्टर्स है वो 12th के बाद में ही आएंगे। हमारे पास अभी फाइनेंशियल अकाउंट्स है, जिसको हम बहुत ही डिटेल में A to Z चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं बुक कीपिंग एंड बुक कीपिंग। जो टर्म्स हमारी जो यूज़ होने वाली है, बुक कीपिंग और दूसरा अकाउंटिंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एक आपको मैं चीज़ बता दूं कि ये दो लड़के हैं, आपके साथ स्कूल में ही हैं। अभी कभी कभी है ना, ये दोनों गुस्से में है। देखो इनको गुस्से वाला फेस बनता है, ये दोनों गुस्से के अंदर है, ठीक है। इसका नाम होता है बीके और इसका नाम होता है एसीसी, ठीक है। बीके ने बोलता है तू मेरे को जानता नहीं है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। एसीसी बोलता है बेटा तेरी जहाँ पे सोच ख़त्म होती है ना, वहाँ से मेरी स्टार्ट होती है, समझे। अब बीके मतलब बुक कीपिंग और एसीसी मतलब अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या बोलता है? भाई बुक कीपिंग तेरी जहाँ पे सोच ख़त्म होती है ना, वहाँ पे मेरा काम चालू होता है। समझ में आया देखो? तो मेरे सामने तो कम ही बोला करो, समझे। अभी जो भी अपन ने ये जो फाइनेंशियल प्रोसेस किया ना, इधर आता हूँ, यहाँ तक का जो पार्ट है ना लेज़र पोस्टिंग वाला, अभी क्या है कि अभी हम लोगों ने स्टार्ट ही किया है, इसलिए थोड़ा इशू है, पर 1-2 क्लास बाद मेरे ख्याल से सेट हो जाएगा। ये क्लासीफाइंग तक का जो पार्ट है ना, यहाँ तक लेज़र पोस्टिंग के अंदर तक का जो भी पार्ट है, ये जो पार्ट है ये बुक कीपिंग का पार्ट है। इसके बाद वाला सारा पार्ट किसका है? अकाउंटिंग का है। आप बुक में अगर डेफिनेशन भी देखोगे ना, तो यही चीज़ लिखी होगी, ब्रांच बुक कीपिंग। ये जो ट्रांजेक्शन उसको रिकॉर्ड मनी फॉर्म में होना चाहिए, रिकॉर्ड करना और क्लासीफाई करना, पोस्टिंग तक का जो भी पार्ट है ना, वो सारा पार्ट बुक कीपिंग का है। इसके बाद में चालू होता है अकाउंटेंसी का पार्ट, अकाउंट का पार्ट। समझ आया? अब डिफरेंस आता है अकाउंट्स और अकाउंटेंसी के अंदर फ़र्क क्या है।
अकाउंट्स और अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में फ़र्क क्या है? अकाउंटिंग, सबसे पहले अकाउंटेंसी के अंदर सारे उसके प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। तो अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंटिंग कैसे करनी है उसके सारे रूल्स और रेगुलेशन लिखे हुए हैं। और अकाउंटिंग जो होता है वो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, प्रैक्टिकल चीज़ होती है। जो भी अकाउंटेंसी के अंदर लिखा हुआ है वो अकाउंटिंग उसको करनी पड़ेगी, अकाउंटिंग उसको उस हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। अकाउंटेंसी के अंदर जो प्रिंसिपल्स और ये सारी चीज़ें होती है, इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो लॉजिक होते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए अकाउंटिंग को हम लोगों को साइंस भी कह सकते हैं। क्या है? साइंस भी है। क्यों है? क्योंकि अकाउंटेंसी के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं ना, तो इसलिए साइंस भी हो जाता है। इसलिए बोलते हैं अकाउंटिंग इज द आर्ट एज वेल एज साइंस। आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, आप मेरे को बताइएगा, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं आपको पर्सनली आपको कॉल करके या कमेंट के अंदर, और कुछ ऐसा डाउट हो जिसको मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा तो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको कवर भी कर दूंगा। तो आपको उस चीज़ की चिंता नहीं करनी है, ठीक है ना। अगला अपन आता है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ये दो टाइप के होते हैं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। एक तो होता है डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री, और दूसरा होता है सिंगल एंट्री। डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है ना। डबल एंट्री के नाम के अंदर डबल है। किसी भी अकाउंट्स की जो भी एंट्री हम लोग पास करेंगे ना, उसके दो इम्पैक्ट होंगे, टू इम्पैक्ट। कौन कौन से होंगे? एक तो डेबिट साइड होगा और एक क्रेडिट साइड होगा। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसको। अब अभी के लिए ध्यान रखिए, एक डेबिट साइड होता है और क्रेडिट साइड, मतलब दो अकाउंट को दो चीज़ें इम्पैक्ट होगी, ठीक है ना। इसके अंदर सिर्फ ज़रूरी नहीं कि सबका डबल करें, कुछ कुछ सिंगल भी करने का हमको कर सकते हैं। कोई कोई एंट्री हम सिंगल भी उसको पास कर सकते हैं। इन प्रैक्टिकल लाइफ में डबल एंट्री को ही फॉलो करते हैं, सिंगल एंट्री कुछ भी काम की नहीं है। क्योंकि इसमें एंट्री सिंगल ही अगर पोस्ट होगी तो दूसरा जो अदर अकाउंट जो होगा वो अपना काम का ही नहीं होगा ना भैया। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। आप सपोज करिए कि ये ए है, ये बी है, ठीक है ना। ए ने बी को 1000 रुपीज़ का कोई भी गुड्स सेल किया है, ठीक है ना। हमने क्या कर लिया कि सेल्स के अंदर हमने लिख दिया कि 1000 रुपीज़ का गुड्स सेल किया, ठीक है ना। सेल के अंदर हमने लिख दिया कि 1000 रुपीज़ का गुड्स सेल किया। लेकिन ये तो होता है सिंगल एंट्री के अंदर कि 1000 के अंदर हमको देखना है खाली टोटल सेल कितनी हुई है, तो ये सिंगल एंट्री है। अब उसने जो गुड्स बी को बेचा है, भाई कैश में बेचा है या क्रेडिट पे दिया है, किस में दिया पता तो चले। अगर इसका हम अकाउंट नहीं बनाएंगे तो वो मेरे को दिक्कत वाला काम हो जाएगा ना, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि भाई उसको उधार वापस पैसा लेना है कि नहीं लेना है, या कैश बैलेंस में है, कैश कोई लेके तो नहीं चला गया अपना। इसलिए सिंगल एंट्री का कोई इतना वर्थ नहीं है। छोटा ऑर्गेनाइजेशन में उसको कर सकते हैं, लेकिन हमको मेजॉरिटी डबल एंट्री के अंदर ही उसको डबल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो करना पड़ेगा। हम आगे जितना भी सब करेंगे ना, सब डबल एंट्री के अंदर ही करेंगे, सिंगल एंट्री में कुछ भी नहीं करेंगे, सब डबल एंट्री में करेंगे। सिंगल एंट्री है जरूर, कि आपके कोर्स में है जरूर, मैंने अच्छे से देखा नहीं है सब, पर है जरूर। आपके बीकॉम वगैरह में भी है सिंगल एंट्री, लेकिन उसको करेक्ट कैसे करना है वो भी हमको पढ़ना पड़ेगा। मतलब आपको पढ़ाऊँगा, आपको सिखाऊंगा मैं उसको करेक्ट कैसे करता है, ठीक है ना। यहाँ तक आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मेरे को कमेंट करिए, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करिए। मैं आपको 100% आपके सवालों का जवाब दूंगा। यहाँ तक, इसके आगे का नहीं, यहाँ तक जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ वहाँ तक अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए, आप मेरे को बिंदास होके पूछिए। एक बड़े भाई का नाते आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भैया मेरे को ये समझ में नहीं आया, भैया ये मेरे को समझ में नहीं आया, भैया मेरे को ये समझ में नहीं आया, ठीक है।
अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़े, अभी थोड़ा और आगे बढ़ेंगे जिसमें हम लोग सारी अकाउंटिंग टर्म्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, किस में क्या होता है, किस टर्म को क्या बोलते हैं, मतलब ABCD। हम लोग अब इन फ्यूचर में एक बार अकाउंटिंग टर्म्स अगर हमने सीख लिए तो हम लोग जो नॉर्मल आम लोग जिससे बात करते हैं ना उस तरीके से बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात करेंगे। इसलिए आपको उसको बहुत ही अच्छे से समझना होगा, सीखना होगा कि क्या चीज़ क्या होती है ना। उसके मेरे पास शॉर्ट नोट भी है, मैं आपको कमेंट के अंदर मैं डाल दूंगा ताकि आप उसको देख भी सकते हैं, आप अपना यूज़ भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी वाटर मार्क नहीं है और कोई भी रॉकेट साइंस ऐसा नहीं है, सारा का सारा TS गरवाल से ही लिया हुआ है, लेकिन उसको मैंने शॉर्ट करके आपको बताया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि आप भी TS गरवाल ही करें। यहाँ तक मेरे ख्याल से हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आपका जो चैप्टर 1 है ना वो कंप्लीट हो गया है। आपको क्या करना है, खाली 10-15 मिनट उसको एक बार गो थ्रू करना है। उसमें और भी चीज़ें हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होता है, अभी क्या होता है कि ना जब आप कोई भी अकाउंटिंग का प्रोसेस करते हो ना, कोई भी ट्रांजेक्शन को मनी फॉर्म में किया, उसकी रिकॉर्डिंग करी, उसको क्लासीफाई किया, उसको समराइज़ किया ट्रायल बैलेंस उसके अंदर। अब यहाँ पे हर जगह पे ना कुछ इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है, ठीक है ना। हर जगह पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना, ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बस इतना ही है, उसको आप आगे चलेंगे तो आपको इजीली पता चलता रहेगा। आप मतलब गो थ्रू करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, नहीं समझ में आता मेरे को बताइएगा, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ठीक है ना। यहाँ तक आपका चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 2 मिनट का ब्रेक दीजिएगा मेरे को, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करके आगे बढ़ते हैं जहाँ पे हम लोग अकाउंटिंग टर्म्स को सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, अकाउंटिंग टर्म क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, सॉरी यार, फर्स्ट टाइम है ना, ऑफलाइन तो बहुत बच्चों को पढ़ाया है जिसमें हम लोग बोर्ड का और ये यूज़ करते हैं, यहाँ पे पेन टैब फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ मैं भी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इस पेन के अंदर कुछ स्विचेस है, बटन्स वगैरह है, वो दब जाते हैं गलती से। प्रोपराइटर, प्रोपराइटर बात है। अभी क्या होता है, सपोज करिए कि एक ये बिजनेस है, ठीक है ना, XYZ, या इसको आप थोड़ा सा और प्रैक्टिकल में आ जाते हैं, इस बिजनेस का नाम है टाटा मोटर्स, ठीक है। ये नया नया बिजनेस चालू किया। जिस आदमी ने ये बिजनेस स्टार्ट किया ना, कोई किसने स्टार्ट किया था ये बिजनेस, ऑनरेबल रतन टाटा। भाई उनका नाम बहुत रेस्पेक्ट से लेना पड़ता है, बहुत ही अच्छे आदमी है। उनका नाम ऑनरेबल रतन टाटा है, मतलब बहुत ही अच्छे हैं, नहीं इनकी आँखें कुछ ज़्यादा बड़ा है, फेस नहीं बड़ा है, बहुत रेस्पेक्ट है इनके, ठीक है ना। खाली यही एज्यूम करिए कि इन्होंने, रतन टाटा जी ने, जी भी लगा देते हैं, रतन टाटा जी ने टाटा मोटर्स को बनाया है ना।
रतन टाटा जी ने इसको बनाने के लिए क्या क्या किया होगा, इन्होंने इसके अंदर कुछ अमाउंट भी इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है ना, या फिर इन्होंने अपना घर दे दिया होगा ऑफिस बनाने के लिए। किसके लिए? घर बनाने ऑफिस बनाने के लिए। तो ये जो रतन टाटा जी हुए हैं, ये हो गए आपके प्रोपराइटर। समझ में आया? जो भी बंदा किसी भी बिजनेस को क्रिएट करने के लिए, जो बंदा किसी बिजनेस में अपना कैपिटल, अपना अमाउंट लगाता है, जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है, या कोई भी कैश में या काइंड में इन्वेस्ट करता है, उसको हम प्रोपराइटर कहते हैं। समझ में आ गए? इसको अपन कैसे बोल सकते हैं? द पर्सन हु इन्वेस्ट एंड बियर ऑल द रिस्क। मतलब इन्होंने जो कुछ अमाउंट इसमें लगाया ना, तो उस बिजनेस को चलाने के, अब ये प्रॉफिट हो इसमें लॉस हो कुछ पता नहीं है, तो अगर ये उसको लॉस होगा तो लॉस भी इनको बियर करना पड़ेगा, प्रॉफिट हुआ तो उनको घर ले जाना पड़ेगा, ठीक है ना। जो भी आदमी इस बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है, उसके लॉस और उसके प्रॉफिट बियर करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोपराइटर, ठीक है। इसको इजी लैंग्वेज में बोलना है, बहुत ही इजी वे में, ऑनर ऑफ द बिजनेस। बहुत ही, ये कंप्लीट नहीं है लेकिन आप समझ सकते हो कि ये ऑनर ऑफ द बिजनेस है, भाई इसका ऑनर है। इस बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो लॉस हो, इस टाटा मोटर्स के अंदर स्टार्टिंग के अंदर, अभी की चीज़ें अलग हैं, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर टाटा मोटर्स के अंदर अगर प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, या कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसको कौन बियर करेगा? रतन जी टाटा करेंगे बियर, ठीक है। उसको हम लोग कौन बोलते हैं? रतन जी टाटा क्या होगा यहाँ पे हमारे लिए? प्रोपराइटर हो गए, ठीक है। आपको समझ में आ गया? इसकी डेफिनेशन पे अपन चले। इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। देखो ये रहा, प्रोपराइटर कौन है? द पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट एंड बियर ऑल द रिस्क एसोसिएट विद द बिजनेस इज कॉल्ड प्रोपराइटर, इन शॉर्ट ऑनर ऑफ द बिजनेस। भैया रतन जी टाटा ने इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, कैश में कर सकते हैं या कोई काइंड में भी कर सकते हैं। या भाई भूल जाइए, लो मेरे घर के अंदर ऑफिस बना लो, चलो ये घर आज से अपने टाटा मोटर्स का हो गया, तो उसको जिसने ये घर दिया ना, उस आदमी को या जिसने कैपिटल लगे, उसको हम लोग प्रोपराइटर कहते हैं, ठीक है ना। इसका कोई शॉर्टकट भी होगा यार, देखना पड़ेगा। ठीक, मैं आपको साइड हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम लोग डेफिनेशन पे चलते हैं। सबसे फिर उसके बाद में आता है, मैंने भी वर्ड बोला था कैपिटल, ठीक है ना। कैपिटल क्या होता है? जो भी अमाउंट या तो कैश में हो, या कोई बिल्डिंग हो, या फिर कोई मशीनरी हो, या कोई भी काइंड, कैश और काइंड, कोई भी कैश और काइंड अगर प्रोपराइटर किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, तो वो कैश और काइंड क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। मैं वापस से करता हूँ, ये एक प्रोपराइटर है, इन्होंने एक बिजनेस को जन्म दिया। आज से है ना, मैं बोलूँगा मतलब वो बिजनेस है। ये बिजनेस कौन सा है? सपोज ये हो गया जियो, बहुत फेमस जियो। ये हो गए हमारे अंबानी जी, ठीक है ना। अभी क्या किया, अंबानी जी ने एक बिजनेस को क्रिएट किया, कि इसका नाम क्या हो गया? जियो। उस बिजनेस के अंदर उन्होंने 1000 करोड़ रुपीस का कैश लेके आ गए, ठीक है। 1000 करोड़ रुपीस की उन्होंने मशीन्स लेके आ गए। तो ये जो 1000 का कैश और 1000 जो मशीन्स है ना, ये टोटल कितना हो गया? 2000 हो गया, 2000 से यार, ये क्या हो गया? कैपिटल। अब अपन इस टर्म को कैसे बोल रहे हैं? अंबानी जी जो है वो हो गए प्रोपराइटर, ठीक है। ये हो गया बिजनेस जियो। अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय प्रोपराइटर इन देयर इंटरप्राइजेस कॉल्ड कैपिटल। समझ आ गए? इन्होंने जो 2000 करोड़ है ना, इसको हम लोग कैपिटल बोलेंगे। आपको समझ में आ गया? कुछ भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट में पूछिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको कमेंट में पूछने में शर्म आ रही हो, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और वहाँ पे मैसेज डालो, मैं आपको 100% आंसर करूँगा, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको कॉल भी कर लूँगा, उसकी भी आप चिंता ना करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में टर्म आती है ड्राइंग, ठीक है। ये ड्राइंग्स वाला ड्राइंग्स नहीं है, ये ड्राइंग्स
इसका मतलब क्या होता है कि सपोज अंबानी जी ने यहाँ पे बिजनेस में इन्वेस्ट किया 2000 करोड़ रुपए, ठीक है, इसके अंदर कुछ प्रॉफिट भी होगा, सपोज 100 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, तो ये टोटल हमारा 2100 करोड़ हो गया। अब इसके अंदर में से जो भी अमाउंट अंबानी जी निकालते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। क्या बोलेंगे हम लोग, ड्राइंग्स। मतलब ड्राइंग्स का मतलब क्या हो गया, इट इज़ द अमाउंट विड्रॉल और यू कैन से टेकन बाय। अगर मशीनरी लेके जा रहे हैं तो टेकन बाय भी कह सकते हैं। अमाउंट विड्रॉ और टेकन बाय प्रोपराइटर कॉल ड्राइंग। जो भी अमाउंट अगर प्रोपराइटर उसमें से विड्रॉ कर रहा है, अपने बिजनेस के अंदर से विड्रॉ कर रहा है, तो वो ड्राइंग होगा। हमको हर एक चीज़ रिकॉर्ड करनी है। अगर आपने कोई भी बिजनेस क्रिएट किया ना, उस बिजनेस क्रिएट करने के बाद में उसका आप खाली मालिक नाम के हो, लेकिन बिजनेस अगर आपको कुछ भी देगा ना, अगर 1 रुपया भी देगा ना, तो भी आपको नोट करना है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा बिजनेस है, मेरी मर्जी हो उतना अमाउंट निकाल दो, ऐसा नहीं चलता है। अगर आपने 1 रुपया भी बिजनेस से उठाया है ना, तो आपको बिजनेस के अंदर नोटिंग करनी ही पड़ेगी, अकाउंटिंग करनी ही पड़ेगी। हाँ, ये आपका हक है कि आपने ले लिया, लेकिन लिखना तो पड़ेगा उस बिजनेस का, उसकी अकाउंटिंग हमको करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, उसको वापस आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं प्रोपराइटर के बारे में। प्रोपराइटर इन शॉर्ट बोल सकते हैं अपन ऑनर ऑफ द बिजनेस। अरे ऑनर ऑफ बिजनेस, ठीक है, या बोल सकते हैं कि पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट एंड बियर ऑल रिस्क। ये आपके बुक्स के अंदर है ये वाली बात। तो बियर ऑल रिस्क इन द बिजनेस कॉल्ड प्रोपराइटर, ठीक है ना। कैपिटल, ये क्या हो गया, अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर। मतलब इस प्रोपराइटर ने बिजनेस के अंदर जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है या कोई काइंड में बिजनेस के अंदर लेके आया है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसके वैल्यूएशन को मनी फॉर्म में बोलेंगे। हाँ, मनी फॉर्म आपने देखा ना, ट्रांजेक्शन मनी फॉर्म में होना चाहिए, ये मनी फॉर्म वाली चीज़ चलेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा था ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है, कोई भी अमाउंट, ठीक है ना, अगर आपने आपके बिजनेस में से निकाला है, कैपिटल के अंदर तो अपन डालते हैं, अगर बिजनेस के अंदर से आपने निकाला है, किसने निकाला है, प्रोपराइटर ने। इस प्रोपराइटर ने अपने बिजनेस के अंदर से कोई भी अमाउंट निकाला है, वो उसको अपन क्या बोलेंगे, ड्राइंग। अमाउंट किसी में भी हो सकता है, या तो कैश में निकाल सकता है, या अगर जिसके अंदर भी बिजनेस ट्रेड करती है, कि जैसे जियो अगर है ना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर अंबानी जी अगर जियो का नेट यूज़ कर रहे हैं तो वो और उसका पेमेंट नहीं दे रहे, उनको बोल रहे हैं कि भाई मेरे अकाउंट से ले लो, तो उसको भी हम लोग ड्राइंग कंसिडर करेंगे। समझ आया, ये तीनों इंटरलिंक है, इसलिए मैंने आपको एक साथ बताया, ठीक है ना। अभी हम लोग आ जाते हैं, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, वो कैपिटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मतलब हर चीज़ इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि ये तो टर्म्स ABCD आपको जानने का पूरा हक है, आपको जानना जरूरी भी है, ठीक है ना। फिर अपन आ जाते हैं लाइबिलिटीज। कुछ गड़बड़ हो गया, लाइबिलिटीज, ठीक है ना। लाइबिलिटीज के बारे में आते हैं। अब लाइबिलिटीज होता क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि लाइबिलिटीज होता क्या है। सपोज ये एक बिजनेस है, ठीक है ना, ये मैं हूँ। अब बिजनेस अब से मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, ये मैं हूँ, ठीक है ना। ये कौन है, ये मैं हूँ, ठीक है ना। मुझे जिन भी लोगों को अमाउंट पे करना है इन फ्यूचर में, वो क्या है, मेरी लाइबिलिटी। क्या है, मेरी लाइबिलिटीज है। वापस से मेरे को फ्यूचर में जो भी अमाउंट पे करना है, क्या बोलूँगा उसको, पेबल, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, कॉल लाइबिलिटी। इन शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि लाइबिलिटी क्या होती है, जो भी फ्यूचर में मेरे को अमाउंट पे करना है, जिसको भी करना है, वो सारी लाइबिलिटी है। इवन अगर मेरे पास में मेरे प्रोपराइटर ने जो भी अमाउंट मेरे को इन्वेस्ट कर रखा है ना, वो भी मेरी लाइबिलिटी, क्योंकि मेरे को इसको फ्यूचर में पे करनी है, ज़रूरी है। मतलब इन शॉर्ट ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी दूसरा पर्सन मुझसे 1 रुपया भी मांग रहा है, तो मेरी लाइबिलिटी है कि मेरे को उसको पे करना है।
समझ में आ गया? अगर आपने आपके दोस्त से 100 रुपये उधार लिए हैं तो आपकी लाइबिलिटी है कि आपको वापस उसको आपके दोस्त को देना पड़ेगा। समझ गए? आगे बढ़े। ठीक है, लाइबिलिटी को थोड़ा सा और डिटेल में आता है। आपके हिसाब लाइबिलिटी के नॉर्मल बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है नॉन करंट और दूसरा होता है करंट। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे, आप चैप्टर आएगा ना तो उसके अंदर भी कवर होता रहेगा। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। ठीक है, नॉन करंट को हम लोग इससे पकड़ते हैं कोई भी लाइबिलिटी इन फ्यूचर में अपने को मोर देन 12 मंथ्स के बाद में पे करनी है, वो सारी क्या हो जाएगी? नॉन करंट। और जो भी लाइबिलिटी हमको 12 विदिन 12 मंथ्स के अंदर पे करना है वो हमारी करंट लाइबिलिटी है। और ये मोर देन 12 मंथ्स। समझिए, करंट लाइबिलिटी क्या हो गई हमारी? जो भी हमको 12 मंथ्स अपकमिंग 12 मंथ्स के अंदर हमको अगर पे करना है तो वो हमारी करंट लाइबिलिटी हो गई। और ये 12 मंथ्स से अगर ज़्यादा टाइम के बाद पे करना है तो वो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी हो गई। समझो, अगर आपने एक बैंक से, ये बैंक है, ठीक है ना, क्या है ये? बैंक। अगर आपने इस बैंक से लोन लिया है, सपोज 1 लाख रुपए का लोन लिया है, इसका पेमेंट आपको 4 साल बाद करना है। कितना, कब करना है? 4 ईयर्स बाद में उसको पेमेंट करना है। तो ये जो लोन हो गया ना हमारा, ये क्या हो गया? नॉन करंट लाइबिलिटी हो गई। अगर ये लोन अगर हमको 12 महीने के अंदर पे करना पड़ता तो ये क्या हो जाता? करंट लाइबिलिटी हो जाती। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग पीरियड, ये कंसेप्ट भी है आपका चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी है, कंसेप्ट भी होता है ये। पर एक मैं आपको मोटा मोटी इसका एक ग्रुप बता देता हूँ, एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है। ठीक है ना भाई, एक बिज़नेस, अगर आप कोई भी बिज़नेस चालू करते हैं, जैसे हम रतन टाटा जी आज भी, जिन्होंने कितने 50 साल पहले ना टाटा सन्स स्टार्ट किया था, ठीक है ना, 50 साल पहले किया था। उन्होंने यही सोच के स्टार्ट किया था कि इसको आने वाले करोड़ों साल तक इसको पहचानेंगे, मतलब आने वाले हज़ारों साल तक इसका काम होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन अकाउंटिंग 100 साल के एक साथ, सपोज इन्होंने सोचा कि 100 साल तक करना है, एक लंबे टाइम तक करना है, तो अगर 100 साल तक करना है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ना अकाउंटिंग भी इसकी 100 साल की हो, ऐसा नहीं होता है। तो फिर क्या होता है कि इसको एक पीरियड वाइज डिवाइड कर देंगे। वो पीरियड वाइज क्या होगा? 12 मंथ्स। पीरियड वाइज क्या हो गया? 12 मंथ के अंदर इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे उस पीरियड को। उस 12 मंथ की हर बार हमको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, हर साल उस 12 मंथ्स की अकाउंटिंग करेंगे। जो भी अकाउंटिंग हम लोग करेंगे वो 12 मंथ्स की करेंगे, मतलब 1 साल की करेंगे बेसिकली। ये जो ईयर होता है इसका, जो भी इसको इस साल को जो भी हम कहते हैं ना, उसको हम लोग कहेंगे फाइनेंशियल ईयर। ठीक है ना, ये फाइनेंशियल ईयर प्रैक्टिकल में अगर मेजोरिटी में बताओ ना, ये चालू होता है 1 अप्रैल जो भी 2000 से टू 31 मार्च 24। नॉर्मली 99% लोग यही फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, 1/4/20 टू 31 मार्च 20, यही फॉलो करते हैं 90% ज़्यादा लोग ये फॉलो करते हैं। क्योंकि रीज़न इसका ये है कि जो इनकम टैक्स है ना, वो भी बोलता है कि इसी को फॉलो करो, तो इसलिए हम लोग इसी को फॉलो करते हैं। इतना डिटेल में आपके नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम लोग जैसा जैसा आएगा मैं आपको सिखाता रहूँगा। लेकिन हाल फिलहाल आप ये ध्यान रखें, अकाउंटिंग पीरियड जो होता है, पूरे बिजनेस की लाइफ साइकिल को एक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने पड़ते हैं। वो भी पीरियड कितना होता है? 12 मंथ्स के, मतलब 1 साल के पीरियड को हम लोग डिवाइड करते हैं। तो जो भी हम लोग अकाउंटिंग करेंगे वो 1 साल की ही करेंगे। नेक्स्ट ईयर की जो अकाउंटिंग होगी वो नेक्स्ट ईयर करेंगे। समझ में आया ना आपको? आगे बढ़ते हैं। एक ये भी टॉपिक बहुत ही बड़ा है, डिस्कशन वाला है। इसमें आपके है ना
डाउट्स आने चाहिए मेरे पास में, तभी मेरे को लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर जितना आप डाउट्स पूछोगे ना, तो मेरे को फील होगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। अगर आप डाउट्स नहीं पूछोगे तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊँगा कि यार डाउट्स नहीं आ रहे मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि अकाउंट्स में आपको सब कुछ समझ में आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप डाउट जो है आपके अंदर क्रिएट करिए, आप लोगों को देख के डाउट क्रिएट करिए, आप लोगों के बिजनेस को देख के डाउट क्रिएट करिए कि यार इसके बिजनेस में ऐसा ऐसा हो रहा था, इसने अकाउंटिंग में क्या क्या किया होगा, ऐसे डाउट क्रिएट करेगा। और आप मुझे पूछेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, और उतनी ज़्यादा आपकी अकाउंटिंग स्ट्रांग होगी। आप जितना प्रैक्टिकल होकर चलेंगे ना, उतनी ज़्यादा अकाउंटिंग स्ट्रांग होगी। खाली अकाउंट्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकली आपको लाइफ लॉन्ग यूज़ आएगा। 10th तक जब आप थे तो आपको टीचर ने हर बार बोला कि आपको इंग्लिश काम आएगी, आपको हिंदी काम आएगी, आपको ये काम। भाई हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है, हमको जितना किसी को कम्युनिकेट कर ले इतना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, या ज़रूरी नहीं आपको बहुत अच्छी हिंदी नहीं आनी चाहिए। आप किसी और से कम्युनिकेट कर लो, इतना काफ़ी है। लेकिन सच्ची में बताएं तो अकाउंट्स तो आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगी, और अकाउंट्स एक नया सब्जेक्ट है आपके लिए। तो डाउट्स तो आपके अंदर आने ही चाहिए, और वो डाउट्स आप मुझे पूछिए, कमेंट करके पूछिए, या इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज का नाम भी यही है, स्मार्ट एजुकेशन, स्मार्ट अकाउंट्स क्लासेस। सॉरी एजुकेशन आ गया, क्योंकि हमारी क्लासेस यहाँ पे जो क्लासेस उसमें एजुकेशन यूज़ करते हैं। स्मार्ट अकाउंट्स पाठशाला करके हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है, वहाँ पे आप फॉलो करिए हमें, और मेरे को मैसेज करिए, मैं आपको 100% जवाब दूंगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एसेट, एसेट के अंदर भी बेसिकली है ना 3 टाइप के पार्ट होते हैं। नॉन करंट, फंडा सबका सेम ही है, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स, और एक होता है फिक्टिशियस एसेट। ठीक है ना, एक एक करके सब पे आते हैं। एसेट, सबसे पहले तो बताना भूल गया कि एसेट होता क्या है। भाई किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, रन करने के लिए, उसके पास में जो भी मालिकाना हक कह सकते हैं, मालिकाना हक, जिस पे भी उसका मालिकाना हक है ना, वो उसकी एसेट होती है। इन शॉर्ट में उसको ये बोल सकते हैं। ठीक है ना। और क्या बोल सकते हैं, कोई भी बिजनेस जिस भी प्रॉपर्टी को या जिस भी चीज़ को ओन करता है, मालिकाना हक मतलब ये होता है ना, ओन करता है। ठीक है ना। और उसकी कोई वैल्यू हो, मतलब ऑन करने के बाद उसकी कोई वैल्यू भी होनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि ये आदमी हमारे लिए अमूल्य है, ये हमारी एसेट है तो हम उसको बुक में ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। आप, आपका दोस्त आपके लिए बहुत अमूल्य है, आप उसको बिजनेस में थोड़ी ले सकते हैं। आप उसकी बिजनेस में उसकी अकाउंटिंग नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो तो अमूल्य है ना, उसकी तो कोई वैल्यूशन ही नहीं है। ऐसे नहीं, उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए जो अपने को बिजनेस में देता हो, और उसका ऑनर कौन होना चाहिए, हमारा बिजनेस होना चाहिए। वो सारी चीज़ें क्या हो गई, एसेट हो गई। ये एसेट ज़रूरी नहीं है कि आप उसको है ना देख सको। ठीक है, आप मतलब ये टेंजिबल भी हो सकती है और ये इनटेंजिबल भी हो सकती है। आप फिजिकली देख सकते हो, टच कर सकते हो, और ज़रूरी नहीं है कि आप उसको देख ही सकते हो तो भी नहीं देख रहे हो तो भी आपकी एसेट है, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। माँ का प्यार है, आप उसको देखते नहीं हो लेकिन होता तो ही है ना। वैसे ही इसका एग्जाम्पल, इनटेंजिबल एग्जाम्पल थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ मैं। अभी नॉन करंट एसेट पे आते हैं। आप एसेट का मतलब समझ गए ना, जो भी बिजनेस ऑन करता है, जिस पे भी उसका मालिकाना होता है, उसको एसेट करते हैं। या इन फ्यूचर में उससे पैसा भी आने वाला हो, वो भी बिजनेस की एसेट है। इसको 2-3 तरीके से बोलता है, कोई इसको एसेट्स बोलता है, कोई इसको एसेट्स बोलता है। एक्चुअल वक्त तो एसेट्स है। ठीक है ना। अभी हम आते हैं नॉन करंट एसेट पे। नॉन करंट एसेट क्या होता है, वो एसेट जिसको हम लोग 12 मंथ्स के अंदर अंदर उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो हमारी नॉन करंट एसेट है। जिसको हम लोग 12 मंथ के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारी, अरे यहाँ पे कहाँ गया, वो एसेट जिसको हम 12 मंथ के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, वो हमारी नॉन करंट एसेट है। जिसको हम 12 मंथ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं कैश के अंदर, वो हमारी करंट एसेट है। ठीक है ना। इस एग्जांपल में दूं तो जैसे आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो एक बड़ी होती है ना यार, उसको भली बेच के कर सकते हैं, लेकिन बिल्डिंग तो हमारे लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है ना। जो एसेट हमारी 12 मंथ से ज़्यादा काम आने वाली है, यूँ भी बोल सकते हैं, जो एसेट हमारी 12 मंथ से ज़्यादा काम आने वाली है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन करंट एसेट। जैसे बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, मेरे पास मेरा जो लैपटॉप है वो हो गया, ये मेरे को तो ज़्यादा काम आने वाली है ना, इसका बेनिफिट मैं ज़्यादा टाइम तक लूँगा, तो ये मेरे लिए क्या हो गई, नॉन करंट एसेट। करंट एसेट ऐसा हो गई कि आप आपके दोस्त से 100 रुपये उधार मांग रहे हो, मतलब आपने आपके दोस्त से उधार लिए रखे हैं और उसको पे करना, आपने अपने दोस्त को उधार दे रखे लेकिन उसको आपको रिसीव करना बाकी है, तो ये करंट एसेट हो गया। ठीक है ना। स्टॉक्स हो गया,
जो भी आपके बिजनेस के अंदर स्टॉक पड़ा हुआ वो भी आपका करंट एसेट हो गया, और आपका बैंक अकाउंट हो गया, ठीक है ना। बैंक के अंदर जो भी आपका पैसा जमा है ना वो करंट एसेट हो गया, और कैश भी ऑल्सो करंट एसेट के अंदर अकाउंट होता है, ठीक है ना। 50 इस पे आ रहे हैं अपन, तो है ना, 5 मिनट दीजिएगा, आ रहे हैं उसमें, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना बाकी है। नॉन करंट एसेट जो होता है ना वो भी 2 टाइप के होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया ना, टेंजिबल और इनटेंजिबल, ठीक है। टेंजिबल जिसका फिजिकली कोई उसका फिजिकली आपको कोई नज़र आ जाए, दिख जाए, या आपको फील कर सकते हो, मतलब फील भी कर सकते हो, जैसे आपकी बिजनेस में बिल्डिंग हो गई, ठीक है, मशीनरी हो गई, ठीक है ना, कोई लैंड हो गया, या इन्वेस्टमेंट हो गया कोई लॉन्ग टर्म, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें। इंटेंजिबल कैसे, क्या क्या बोल सकते हैं। इंटेंजिबल का आपको मैं अगर एग्जांपल दूं, आपको कौन सा इजी लगेगा इंटेंजिबल एसेट का, जिसे ना आप किसी कंपनी के अंदर ना कोई नाम पढ़ते हो ना, जैसे आपने जियो नाम पढ़ा होगा, उसके वहाँ या तो आर साइन होता है ऊपर लिखा हुआ होता है, या टीएम लिखा हुआ होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, ये ट्रेडमार्क होता है, क्या बोलते हैं इसको, ट्रेडमार्क होता है या कॉपीराइट। इसको बाय करने के लिए बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है, और इसका यूज लाइफ लॉन्ग होता है, कॉपीराइट, ठीक है ना, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क। ये इसको हम देख नहीं सकते हैं लेकिन फील कर सकते हैं ना, देख नहीं सकते, लेकिन ये तो हमारे एसेट ना, इसका यूज़ तो हमको लाइफ लॉन्ग करना है। हमारे इस ट्रेडमार्क की वजह से हम लोग इन फ्यूचर में कितना पैसा कमाने वाला है, ऐसा। तो ये इंटेंजिबल एसेट, आई होप आपको समझ में होगा, जिसको हम देख नहीं सकते वो इंटेंजिबल एसेट है, एक एग्जांपल उसका ट्रेडमार्क है, ठीक है ना। अब जो एसेट ना तो टेंजिबल हो और ना इंटेंजिबल हो, ना उसका कोई फिक्स टाइम हो, वो सब किसके अंदर आती है, फिक्स्ड एसेट के अंदर, ठीक है ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपने आपके बिजनेस के लिए अक्षय कुमार को हायर किया। किसको हायर किया, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार ने आपसे 100 करोड़ रुपीज़ लिए, ठीक है ना। आप उस अक्षय कुमार के ब्रांड एम्बेसडर की वजह से आपका बिजनेस खाली 1 साल तो ऐसा तो चलेगा नहीं ना, और फिक्स भी नहीं है, जरूरी नहीं है 1 साल में चल जाए, या हो सकता है 1 साल के बाद ही बंद हो जाए। जैसे अपने पास में ये बाइजू आया था ना, बाइजू अब समाप्ति की कगार पे है, लेकिन उसने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज़ मार्केटिंग में खर्चा किया, लेकिन ये थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज़ का खर्चा 1 साल में बुक नहीं कर सकता वो, उसको आने वाले कितने टाइम में बुक करने हैं वो भी उसको भी नहीं पता होगा, लेकिन उसको बुक करने हैं इन फ्यूचर में। अगर इन शॉर्ट में अगर आपको बोलूँ कि कोई भी एसेट या तो टांजिबल हो और ना ही इंटेंजिबल हो, यूँ भी कह सकते हैं कि भाई 1 साल हमने बिजनेस किया, उस बिजनेस को अंदर 100 करोड़ रुपीज़ का हमारा लॉस हो गया, अब उस लॉस को रिकवर करने के लिए हो सकता है आने वाले 3 से 5 साल लग जाए, और ज़रूरी नहीं इतनी लगे, इससे कम भी लग सकता है, इससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो उन सबको भी हम लोग एसेट को ही कंसिडर करना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारी थ्योरी की क्लास ख़त्म नहीं हुई है, कुछ चीज़ें और बाकी है, कुछ खास ज़्यादा कुछ बाकी नहीं है, थोड़ा बहुत है जो बाकी है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में ही हमारा प्रैक्टिकल होगा। इन सबको आप 10-15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए आप देख लेंगे तो आपको अच्छा होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम लोग उसका थ्योरी पार्ट जो उसकी डेफिनेशन बनती है उसको वापस से रिकॉल कर लेते हैं टर्म्स के अंदर, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोप्राइटर से। प्रोप्राइटर कौन हो गया, ओनर ऑफ द बिजनेस हो गया, ठीक है ना। अ पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट एंड बियर ऑल रिस्क, जो भी इन्वेस्टमेंट करता है और जो भी प्रॉफिट और लॉस को बियर करने की शक्ति रखता है वो प्रोप्राइटर हो गया। ये प्रोप्राइटर किसी भी बिजनेस में जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है उस अमाउंट को क्या कहते हैं, कैपिटल अमाउंट। अमाउंट मतलब ये नोट का फोटो बनाया है 100 रुपये का, मैं धारक को 100 रुपये देने अदा करता हूँ, ये जो भी अमाउंट इसने बनाया ना इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल। ये कैश में भी हो सकता है, काइन में भी हो सकता है। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द इंटरप्राइजेस बाय प्रोप्राइटर और बाय पार्टनर, इट मे बी फॉर्म ऑफ मनी और काइंड, ठीक है ना।
और हैविंग मॉनिटरी वैल्यू, उसकी वैल्यू होनी चाहिए, काइंड है तो उसकी कुछ वैल्यूशन होनी चाहिए ना, इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल। ड्राइंग, इस बिजनेस के अंदर से कोई भी एक रुपया भी अगर कोई भी प्रोपराइटर निकालता है ना, कोई भी एक रुपया अगर प्रोपराइटर निकालता है उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। इट इज़ द अमाउंट, कैश और काइंड है ना, विड्रॉ और गुड्स, विड्रॉ भी मतलब कैश और काइंड विड्रॉ करती है, गुड्स मतलब आपका माल हो गया जो भी, अगर आपके जियो का नेट है तो अंबानी जी जियो का नेट यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसको पे नहीं कर रहे तो वो भी ये विड्रॉ ड्राइंग ही कहलाएगी, ठीक है। टेकन बाय द प्रोपराइटर, किसके लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। कोई भी अमाउंट गुड्स या कुछ भी चीज़ अगर बिजनेस से निकाल रहा है प्रोपराइटर और पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स बोलेंगे। लाइबिलिटी पे आ जाते हैं। लाइबिलिटी क्या होती है कि आपको ये फ्यूचर में पे करना बाकी है, ओन्ड बाय द बिजनेस, को दूसरा कोई बिजनेस है ना अपने से पैसा मांग रहा है, जिसको हमको फ्यूचर में पे करना है, उसको क्या बोलेंगे, लाइबिलिटी बोलेंगे। ये लाइबिलिटी कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, जिसको हमको 12 मोर देन ईयर, जिसको हमको 1 साल से ज़्यादा से पे करना है, एक ज़्यादा टाइम में पे करना है तो वो नॉन करंट हो गया। 1 साल के अंदर अंदर पे करना है, 12 मंथ्स के अंदर अंदर पे करना है तो ये हमारे लिए करंट हो गया है। अकाउंटिंग पीरियड आपको बताया है, जो भी पीरियड होता है बिजनेस का लॉन्ग रन के लिए चलता है, उस लॉन्ग रन को हमको एक 12 मंथ्स के अंदर अंदर उसको डिवाइड करना पड़ता है, उसकी अकाउंटिंग हमको 12 मंथ के अंदर अंदर करनी पड़ती है। तो उसको जब भी मैं अकाउंटिंग पीरियड बोलूँगा ना तो उसका मतलब यही है कि 12 मंथ का है, ठीक है ना। उसके बाद अपन आ जाते हैं एसेट पे। एसेट क्या होता है, प्रॉपर्टीज, कोई भी प्रॉपर्टी अपनी जो एंटिटी मतलब वो क्या होता है, बिजनेस ही बोलता है। एक एग्जैक्ट डेफिनेशन बोलूँ तो इकोनॉमिक क्रिएटर, एग्जैक्ट डेफिनेशन मत जाओ, बट आगे अपन जब कंसेप्ट पढ़ेंगे ना उसके अंदर एंटिटी का बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, वो पढ़ेंगे। अब अभी के लिए समझिए बिजनेस होता है, कोई भी बिजनेस को अंदर बिजनेस अगर किसी भी प्रॉपर्टी को ऑन करता है तो उसको एसेट्स बोलता है। एसेट दो टाइप के होते हैं, टेंजिबल भी होता है, इंटेंजिबल भी होता है। इसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू मतलब क्या होता है, इस बिजनेस हमारे बिजनेस में यूज़ आना चाहिए, ऐसा नहीं कि शायद में पड़ा हुआ है ऐसी, ऐसा नहीं, उसका यूज़ आना चाहिए, इन फ्यूचर में कभी भी यूज़ आना चाहिए, ठीक है। और उसको मनी फॉर्म में उसको कैलकुलेट करना चाहिए। तो इसके थोड़ा सा रब करते हैं, आपको डेफिनेशन समझ में। एसेट की डेफिनेशन क्या हो गई है, एसेट आर द प्रॉपर्टीज ओन बाय एंटिटी, it may be tangible or intangible, it should have some value, okay na, and it should be capable to bring measure in money, मतलब वो माँ के प्यार को पैसों में तोड़ना नहीं कर सकता है, समझ रहे हो ना। तो उसको हम बुक में नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई उसकी वैल्यू है तो उसको हम बुक में ले सकते हैं। जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड अगर आपके बिजनेस में हेल्प कर रहा है ना तो वो आपकी एसेट हो गई है, लेकिन उसको कोई पेमेंट नहीं ले रहा है, लेकिन वो आपकी एसेट हो गई है। ये ट्रांजेक्शन मनी फॉर्म में नहीं हुआ, ये नहीं आता है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, समझिए ना आप। ये एसेट कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की हो सकती है, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट। इन तीनों को हम लोग बहुत डिटेल में फाइनल अकाउंट्स के अंदर पढ़ेंगे, आपको मज़ा भी आएगा, इवन जनरल के अंदर भी इसका बहुत यूज़ आएगा, ठीक है ना। नॉन करंट क्या होता है, लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर जो भी एसेट हमारे काम आती है उसको लॉन्ग टर्म व्यू कहते हैं। फिक्स एसेट इसका नॉन करंट एसेट के अंदर का एक पार्ट है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट 2 टाइप के होते हैं, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, ट्रेडमार्क, ये सारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा। ठीक, करंट इन्वेस्टमेंट जो शॉर्ट टाइम के लिए 12 महीने के अंदर अंदर उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो करंट एसेट के अंदर आएगा। जैसे कि लिए हमारा डेटर हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, कैश हो गया। डेटा को रुको, अभी डेटा को हम आगे डेफिनेशन में आगे अकाउंटिंग टर्म्स में इसको और एक्सप्लेन करेंगे। बैंक बैलेंस आ गया या कैश आ गया। फिक्टिशियस एसेट्स क्या हो गया, ये ना इंटेंजिबल होती है ना टेंजिबल होती है, ना टेंजिबल होती है ना इंटेंजिबल होती है। ये लॉसेस या एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिसको हम लोग आने वाले टाइम पीरियड के लिए यूज़ करेंगे। एग्जांपल मैंने बोल दिया एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, इसके अंदर सपोज हमने अक्षय कुमार को हायर किया और उसकी जो वैल्यू है हम आने वाले कुछ बहुत सालों तक उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो भी आपको मैंने कहा क्या बोला है, नॉन करने से क्या होता है, इट इज़ नॉट विद द पर्पस ऑफ रीसेल, मतलब उसको रीसेल के लिए यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है ना। ये हमारे इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है और बिजनेस ऑपरेशन के लिए यूज़ भी आ सकता है, ठीक है। नॉन करंट एसेट हमारा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू का था, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। इसके अंदर का एक पार्ट होता है फिक्स एसेट क्या होता है, हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। यही होता है फिक्स एसेट। जब हमने बिल्डिंग बना रखी है, उस बिल्डिंग के अंदर हमारे वर्कर्स लोग काम करने के लिए बैठते हैं और अच्छे से काम करते हैं। अगर बिल्डिंग अच्छी होगी तो अच्छे से काम करेंगे, अगर वो गंदी जगह होगी तो काम ही नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, ठीक है ना। इसलिए हमारे क्या है,
अर्निंग कैपेसिटी, वो काम करेंगे तो हमारी अर्निंग भी बढ़ेगी, तो ये हमारी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। ये दो टाइप के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल जिसका फिजिकल एक्सटेंस है, और इनटेंजिबल जिसको हम फिजिकली देख नहीं सकते, टच नहीं करते, लेकिन होता है। एग्जाम्पल क्या है उसका, ट्रेडमार्क, कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ओके ना। पेटेंट्स भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, हमारे आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप टर्म्स को ध्यान रखिए, टर्म्स को समझिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइए मेरे को, है ना। करंट एसेट आपको बता दिया, जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जो इजीली कैश में 1 साल के अंदर अंदर कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। उसका बेनिफिट या फुली बेनिफिट, पार्ट ऑफ बेनिफिट हम जो भी 1 साल के अंदर यूज़ कर सकते हैं ना, एक अकाउंटिंग ईयर, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर 1 साल के अंदर यूज़ करेंगे, वो हमारी करंट एसेट हो गई है, ठीक है। जिसके लिए एग्जाम्पल क्या हो गया, स्टॉक्स हो गए, कैश हो गया, ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गए। फिक्टिशियस एसेट आपको पता है ना, तो ये टेंजिबल होती है ना इंटेंजिबल होती है। ये एक लॉसेस और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस या कोई ऐसा है जिसको हम साल आने वाले अपकमिंग ईयर्स के अंदर उसको राइट ऑफ करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल ये रहा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बिकॉज वी हैड अक्षय कुमार, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, तो हमारे बिजनेस के अंदर कितना एक्सपेंस हो गया, 1000 करोड़ का हो गया। तो ये 1000 करोड़ 1 साल के अंदर अगर अपन ने इसको बुक कर लिया एक्सपेंसेस एज एक्सपेंसेस, तो क्या होगा, हमें बहुत बड़ा लॉस होगा, ठीक है ना। इस लॉस को बचने के लिए हम लोग इसको एसेट के अंदर काउंट कर लेते हैं, और ईयर बाय ईयर अगर 1000 करोड़ है ना, तो हम लोग क्या कहेंगे कि भाई 100 करोड़ इस साल कर लिया फर्स्ट ईयर, 100 करोड़ अपन सेकंड ईयर कर लेंगे, ठीक है, 100 करोड़ थर्ड ईयर कर लेंगे। ऐसा फिक्स नहीं है, कभी भी कर सकते हैं इसको, कभी ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो उसको 200 करोड़ भी कर सकते हैं। ये सब लॉ है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है ना वो कंप्लीट हुआ है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है। अब यहाँ तक बहुत अच्छे से एक बार 10 से 20 मिनट अगर आप 20 से 30 मिनट अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो मेरे लिए नेक्स्ट सेशन बहुत इजी हो जाएगा। ये जो नोट्स है मैं आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा मैं, तो आपको ये पढ़ने में और ईजी रहेगा। तो यहाँ आज का इतना ही। हमारा जो नेक्स्ट सेशन आने वाला है वो 2 दिन बाद आएगा। हम 2 दिन, 1 दिन छोड़ के 1 दिन अगर अल्टरनेटिव भी करेंगे ना, तो आपका कोर्स इजीली कंप्लीट हो जाएगा। आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट करो, कमेंट करने में अगर शर्म आ रही है तो इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है जिसका नाम है स्मार्ट अकाउंट्स पाठशाला करके। यूट्यूब पे तो आप आ ही गए हो, यूट्यूब पे कमेंट कर ही सकते हो, वहाँ पे मेरे को मैसेज करिए। मैं आपके डाउट वहाँ पे, छोटा मोटा डाउट होगा तो मैं आपको वहीं पे सॉल्व करा दूंगा। अगर बड़ा डाउट है तो आप मेरे को आपका नंबर डाल दीजिएगा, मैसेज में डालेगा, कमेंट नंबर डालेगा, नहीं तो दूसरे लोग आपको परेशान करेंगे। वहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें सॉल्व करूँगा। आप नंबर देंगे मैं आपको कॉल करके भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, आप उस चीज़ की चिंता नहीं करिए। और हाँ, एक फीडबैक जरूर डाल दीजिएगा कि आपको कैसा लगा पढ़ के, अच्छा लगा, बुरा लगा, मैं अपने आप के अंदर क्या इम्प्रूव करूँ जिससे आपको अच्छा लगे, ये भी जरूर बताइएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, ध्यान रखिएगा अपना।